आरजीपीवी डिप्लोमा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने की सीरीज़ के इस वीडियो में हम ईयर 2024 के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट आर टोकन्स इन सी, या सी के टोकन्स क्या हैं। तो अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सी में टोकन्स क्या हैं, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन के इस आंसर को लाइन बाय लाइन समझना शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन के जवाब में आप सबसे पहले लिखेंगे, टोकन्स किसी प्रोग्राम का सबसे छोटा यूनिट होते हैं जिन्हें कंपाइलर पहचान सकता है। सी प्रोग्रामिंग भाषा में कोई भी प्रोग्राम टोकन के समूह से ही बनता है। मतलब कि जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे टोकन्स होते हैं जो मिल के एक प्रोग्राम का निर्माण करते हैं। जब प्रोग्राम को लिखा और कंपाइल किया जाता है तो सी कंपाइलर इन टोकन्स को पहचान कर उनका विश्लेषण करता है। तो जब हम प्रोग्राम लिखते हैं और उसको कंपाइल करते हैं तो जो सी कंपाइलर होता है वो इन टोकन्स को पहचानता है, मतलब आइडेंटिफाई करता है और उनका विश्लेषण करता है। विश्लेषण करता है मतलब उन टोकन्स को एनालाइज करता है। इसके बाद चलिए अब हम सी लैंग्वेज में उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के टोकन्स के बारे में समझते हैं। तो सी में मुख्य रूप से 6 प्रकार के टोकन्स होते हैं, जिसमें से पहला है कीवर्ड्स, फिर आइडेंटिफायर्स, कांस्टेंट, स्ट्रिंग्स, ऑपरेटर्स और स्पेशल सिंबल्स। ये 6 प्रकार के टोकन्स हैं जो कि सी लैंग्वेज में यूज होते हैं, जिसमें सबसे पहले प्रकार का टोकन है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स वो विशेष शब्द होते हैं जिनका सी भाषा में एक निश्चित अर्थ होता है। इन्हें पहले से ही परिभाषित किया गया है। तो सी लैंग्वेज में कीवर्ड्स वो विशेष शब्द होते हैं जिनका एक निश्चित अर्थ होता है और उनका अर्थ क्या होगा वो पहले से ही डिफाइन किया गया है। सी में कुल 32 कीवर्ड होते हैं। सी में 32 कीवर्ड्स होते हैं जिनका एक निश्चित अर्थ होता है और जिसे पहले से ही डिफाइन कर दिया गया है। तो चलिए कीवर्ड्स को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा सी प्रोग्राम लिखा गया है जिसमें हमने ए नाम का एक वेरिएबल बनाया है और उसको इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया है। तो इस लाइन में ये इंट जो है एक कीवर्ड है। ये कीवर्ड यूज होता है किसी वेरिएबल को इंट टाइप का बनाने के लिए या इंटीजर टाइप का बनाने के लिए। अब ये वेरिएबल सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ को ही स्टोर कर सकता है। उसके बाद में यहाँ पे एक रिटर्न भी एक कीवर्ड है जो कि हमेशा फंक्शन को कुछ रिटर्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से इस प्रोग्राम में इंट और रिटर्न जो है वो कीवर्ड है जो कि पहले से ही डिफाइन किए गए हैं और जिनका कुछ विशेष अर्थ है। तो उसके बाद में हम कुछ महत्वपूर्ण कीवर्ड्स के बारे में बता सकते हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट, रिटर्न, इफ, एल्स, वाइल, फॉर, ब्रेक, कंटिन्यू, वॉइड और कैर। ये सारे कीवर्ड्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सी प्रोग्रामिंग में अक्सर यूज होते हैं। उसके बाद जो अगले प्रकार का टोकन है वो है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स का उपयोग वेरिएबल, फंक्शन, एरेज आदि के नाम देने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम प्रोग्राम में वेरिएबल बना रहे हैं, फंक्शन बना रहे हैं या एरेज बना रहे हैं, तो उनका नाम देना जरूरी है। तो उनके नाम देने के लिए हम आइडेंटिफायर्स का उपयोग करते हैं। यह प्रोग्रामर द्वारा परिभाषित नाम होते हैं। तो ये नाम कौन डिसाइड करता है? ये नाम प्रोग्रामर डिसाइड करता है कि हमें वेरिएबल का क्या नाम रखना है और फंक्शन और एरेज का क्या नाम रखना है। लेकिन नाम रखने के लिए कुछ नियम का पालन करना पड़ता है। तो वो नियम है कि पहला नियम उसमें से है कि केवल अक्षर, संख्या और अंडरस्कोर का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब जब हमें किसी वेरिएबल, फंक्शन और एरे का नाम रखना है तो उस नाम के लिए बस हम अक्षर, संख्या और अंडरस्कोर का ही उपयोग कर सकते हैं। पहला अक्षर हमेशा अक्षर या अंडरस्कोर होना चाहिए। मतलब जब आप वेरिएबल, फंक्शन या एरे का नाम रख रहे हैं तो उस नाम में पहला अक्षर जो होना चाहिए वो हमेशा कैरेक्टर या अंडरस्कोर ही होना चाहिए। संख्या नहीं हो सकता किसी भी आइडेंटिफायर का पहला अक्षर। सी भाषा में कीवर्ड्स को पहचानकर्ता के रूप में उपयोग नहीं कर सकते। मतलब कि सी लैंग्वेज में अगर आपको आइडेंटिफायर बनाना है तो आप उसके लिए कीवर्ड्स का यूज़ ना करें। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल में देख सकते हैं कि हमने मार्क्स और एवरेज नाम के 2 आइडेंटिफायर बनाए हैं और इन दोनों में से कोई भी कीवर्ड नहीं है, बल्कि कीवर्ड क्या है? ये इंट और फ्लोट। हमने जब आइडेंटिफायर बनाया है मार्क्स नाम का तो उस मार्क्स को डिफाइन किया है इंट टाइप का, ये डिक्लेयर किया है इंट टाइप का और उसमें वैल्यू स्टोर की है 50। तो इसका मतलब यह हुआ
कि हमने मार्क्स नाम का आइडेंटिफायर बनाया है, एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है, एक वेरिएबल बनाया है और उसको हमने किस टाइप का डिक्लेयर किया है, इंटीजर टाइप का। यहाँ पर इंटीजर जो है कीवर्ड प्रकार का टोकन है, कीवर्ड प्रकार का, और जबकि जो मार्क्स है वो आइडेंटिफायर प्रकार का टोकन है। आइडेंटिफायर प्रकार का टोकन है कौन, मार्क्स, और कीवर्ड टाइप का टोकन है इंट। ओके, तो आप जब भी आइडेंटिफायर का नाम रखें तो आप उस नाम को कोशिश करें कि वो कीवर्ड का नाम ना हो, क्योंकि जब आप आइडेंटिफायर का नाम कीवर्ड रख देंगे, जैसे मान लीजिए हमने एक ऊपर कीवर्ड पढ़ा था रिटर्न टाइप का, तो अगर हम ऐसा कर देते हैं कि रिटर्न नाम का एक आइडेंटिफायर बनाना चाहते हैं और उसको इंट टाइप का बना देंगे तो ये हमें एरर देगा, ठीक है, क्योंकि इस लाइन का कोई सेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि रिटर्न यूज़ होता है फंक्शन को वैल्यू रिटर्न करने के लिए और आप उसको बना रहे हैं इंट टाइप का, तो अगर ऐसा लिखने से आपको एरर आएगी। इसलिए कभी भी आप आइडेंटिफायर्स के नाम में कीवर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद में जो अगले टाइप का टोकन है वो है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स वे मान होते हैं जो प्रोग्राम के दौरान बदलते नहीं हैं। कॉन्स्टेंट वे वैल्यूज़ होती हैं जो प्रोग्राम में बदलती नहीं हैं। कांस्टेंट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट में इंटीजर वैल्यूज़ होती है, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं और कैरेक्टर कांस्टेंट में कैरेक्टर्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमने पाई में 3.14 को असाइन कर दिया है हैश डिफाइन का यूज़ करके। अब इस पूरे प्रोग्राम में पाई की वैल्यू को हम बदल नहीं सकते। उसी तरीके से एज नाम के वेरिएबल को भी हमने कॉन्स्ट इन टाइप का बना दिया है। मतलब पहले हमने एज नाम के वेरिएबल को इंटीजर टाइप का बनाया, उसमें हमने 18 स्टोर किया और उसको हमने कॉन्स्ट कीवर्ड लगा दिया शुरू में। तो इसका मतलब ये होगा कि अब एज नाम के वेरिएबल की वैल्यू जो 18 है अब वो बदल नहीं सकती। अब पूरे प्रोग्राम में एज नाम की वैल्यू 18 ही रहेगी। अगर हम पूरे प्रोग्राम में एज नाम की वैल्यू को बदलने की कोशिश करेंगे तो हमें एरर मिल जाएगी। इसके बाद जो हमारे पास अगले प्रकार का टोकन है वो है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग अक्षरों का एक समूह होते हैं जो डबल कोट्स के अंदर लिखे जाते हैं। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स का समूह क्या कहलाते हैं, स्ट्रिंग कहलाते हैं, और स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। ये कैरेक्टर्स का संग्रह होते हैं या एरे ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। तो स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, एरे ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब कैरेक्टर्स का संग्रह। यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया गया है इस बात को समझाने के लिए। यहाँ पे हमने एक कैरेक्टर एरे बनाया है नेम नाम का। हमने नेम नाम का एक कैरेक्टर एरे बनाया है। नेम नाम के कैरेक्टर एरे में हम क्या स्टोर करेंगे, स्ट्रिंग स्टोर करेंगे। तो नेम नाम के कैरेक्टर एरे में हमने एक स्ट्रिंग स्टोर करी है। तो वो स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से स्टोर होगी इस नेम नाम के एरे में। और ये नेम नाम का एरे जो है ये एक कैरेक्टर एरे है। ओके, इस कैरेक्टर एरे में राहुल नाम की स्ट्रिंग हमने क्या कर दी, हमने असाइन कर दी। असाइन करने के बाद हमने क्या किया, इस स्ट्रिंग को हमने प्रिंट कर दिया। इस कैरेक्टर एरे की वैल्यू को हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के लिए जो हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया वो है %s, क्योंकि हम किसको प्रिंट करना चाह रहे हैं, स्ट्रिंग को प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग टाइप के टोकन को अपने एग्जाम में प्रोग्राम के द्वारा समझा सकते हैं। उसके बाद हम चाहें तो आउटपुट भी लिख सकते हैं अपने प्रोग्राम का कि इस प्रोग्राम को रन करने में हमें इस तरीके का आउटपुट मिलेगा। उसके बाद में जो अगले प्रकार का टोकन है वह है हमारे पास ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स का उपयोग अरिथमेटिक और लॉजिकल गणना करने के लिए किया जाता है। ऑपरेटर्स के मुख्य प्रकार हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल, असाइनमेंट और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर जैसा कि हम सब जानते हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस निकालने के लिए जो ऑपरेटर यूज़ होता है वो क्या कहलाता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है, वो दो वैल्यूज़ के बीच में रिलेशन बताता है, जबकि लॉजिकल ऑपरेटर हमें आंसर देता है 0 और 1 में। हमें बताता है लॉजिकल ऑपरेटर दो वैल्यूज़ पे अगर हम एंड और नॉट ऑपरेशन करें तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, हमें रिजल्ट में 1 मिलेगा, रिजल्ट में 0 मिलेगा। ये बताता है हमें लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ हम एंड और नॉट गेट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी कर सकते हैं। उसी तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू असाइन करने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए हमने a = b लिखा तो इसका मतलब होगा कि b में जो भी वैल्यू है वो a में असाइन हो जाएगी। उसी तरीके से अगर हमने a + b लिखा तो इसका मतलब होता है कि a = a + b, मतलब कि a और b की वैल्यू को जोड़कर जो भी आए उसको हमें a में असाइन करना है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। इसके बाद में हमारे पास ऑपरेटर होते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी
वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकते हैं और किसी भी वैल्यू को डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार का टोकन है जो कि हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होता है। तो यहाँ पे इस बात को समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया जा सकता है। इस एग्जांपल में हमने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया है, यहाँ पे और यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का, यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर का और यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया है। और यहाँ पे हमने क्या किया है कि ए और बी की वैल्यू को ऐड करके हमने सम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया है और उसके बाद हमने सम की वैल्यू को प्रिंट कर दिया है, जो कि हमारा 5 + 10 15 यहाँ पे आंसर आएगा। उसके बाद में जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप का टोकन है वो है स्पेशल सिंबल। सी प्रोग्रामिंग में कुछ विशेष चिन्ह होते हैं जिनका उपयोग प्रोग्राम संरचना में किया जाता है। प्रोग्राम संरचना मतलब प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में जिनका उपयोग किया जाता है स्पेशल सिंबल्स। जैसे यहाँ पे स्पेशल सिंबल है, पहला स्पेशल सिंबल है सेमीकोलन, जो कि हम हर स्टेटमेंट के एंड में लगाते हैं सी प्रोग्राम में। उसके बाद में जो अगला जो हमारा सिंबल है वो है कर्ली ब्रैकेट, जो कि ब्लॉक की शुरुआत और समाप्ति में हम लगाते हैं। उसके बाद में फंक्शन कॉल और पैरामीटर पास करने के लिए हम स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं। एरे को डिक्लेयर करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। उसके बाद में एक से अधिक वैल्यूज़ को अलग करने के लिए हम कॉमा लगाते हैं और उसके बाद में हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के लिए हैश लगाते हैं। तो इन सभी स्पेशल सिंबल को आप एक प्रोग्राम से समझा सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। इस प्रोग्राम में हमने हैश नाम के स्पेशल सिंबल का यूज़ किया है, हमने ये एंगल ब्रैकेट नाम के स्पेशल सिंबल का यूज़ किया है, स्मॉल ब्रैकेट का, कर्ली ब्रैकेट का, स्क्वायर ब्रैकेट का, सेमीकोलन का। तो हमने यहाँ पे बहुत सारी स्पेशल सिंबल्स का यूज़ किया है। बाकी हम इस प्रोग्राम में कर क्या रहे हैं, इस प्रोग्राम में हम मेन फंक्शन के अंदर हम एक एरे बना रहे हैं और वो एरे कितने साइज़ का है, 3 साइज़ का है। 3 साइज़ का मतलब 0 1 2 इसके इंडेक्स होंगे और हमने स्टोर क्या किया इस एरे में, इस एरे में हमने स्टोर किया 1 2 और 3 को। उसके बाद हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, हम एरे 1 की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, मतलब कि एरे के इंडेक्स 1 में क्या वैल्यू है। तो एरे के इंडेक्स 1 में हमारे पास वैल्यू है 2, तो हमारे इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा वैल्यू 2। ऐसे करके हमारा आउटपुट आएगा। उसके बाद हमने प्रोग्राम को एंड कर दिया है। तो इस प्रोग्राम में हमने बताया कि हम स्पेशल सिंबल्स का यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम को लिखने के लिए, ये भी एक तरह का टोकन है। इतना लिखने के बाद हम निष्कर्ष बता सकते हैं, हम कंक्लूजन दे सकते हैं कि सी प्रोग्रामिंग भाषा में टोकन्स वे सबसे छोटे एलिमेंट्स हैं जिन्हें कंपाइलर समझता है। ये प्रोग्राम की संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो ये जो टोकन्स हैं ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अभी हमने जो टोकन्स के बारे में पढ़ा वो है कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग्स, ऑपरेटर्स और स्पेशल सिंबल्स। ये सारे मिलकर किसी भी सी प्रोग्राम को पूरा करते हैं। तो अगर आप कोई भी सी प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें ये तो आप कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, इन सभी का यूज़ करेंगे तब आपका प्रोग्राम कंप्लीट होगा। प्रत्येक टोकन का अपना विशेष कार्य होता है और इसका सही उपयोग या इनका सही उपयोग करने से प्रोग्राम इजी और प्रभावी बनता है। तो जब आप टोकन्स का अच्छे से यूज़ करेंगे तभी आपका प्रोग्राम इजी मतलब समझने में आसान और प्रभावी मतलब कि बढ़िया काम करे, आपका प्रोग्राम इफ़ेक्टिव रहे, मतलब जिस काम के लिए बनाया गया उस काम को बहुत अच्छे से करे। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम इस क्वेश्चन पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।